मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जीव विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, केंद्रक या न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की सबसे पहले जो उसको देखा था वो मछलियों के आरबीसी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था। बट न्यूक्लियस की खोज का श्रेय रॉबर्ट ब्राउन को जाता है। इन्होंने 1831 में इसकी खोज की थी। Nucleus is the most important and essential part of the cell. Essential part of the cell। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है कोशिका का, कोशिकांग। इसलिए इसको कोशिका का कंट्रोलर, कोशिका का डायरेक्टर और कोशिका का मास्टर आदि नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि ये कोशिका की सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और कोशिका में होने वाली समस्त क्रियाओं की जानकारी अपने पास रखता है। जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, वो मुख्यतः यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। लेकिन जो प्लांट, हायर प्लांट की मैच्योर सीव ट्यूब्स होती हैं और मैमल्स की एरेथ्रोसाइट्स या आरबीसी होती हैं, उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इसके आधार पर कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं: मोनोन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट एंड पॉलीन्यूक्लिएट। मोनोन्यूक्लिएट कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें एक केंद्रक पाया जाता है। बाइन्यूक्लिएट कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं, जैसा पैरामीशियम, कार्टिलेज सेल, लेबर सेल आदि। पॉलीन्यूक्लिएट सेल वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें 2 से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे एनिमल के केस में देखें तो सिंसाइटियल सेल्स और प्लांट के केस में देखें तो सिनोसिटिक सेल्स, जैसे बाउकेरिया, राइजोपस, एंडोस्पर्म, फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स। और अगर हम एनिमल के केस में देखें तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल। दीज आर द पॉलीन्यूक्लिएट सेल। अगर हम शेप और साइज की बात करें तो केंद्रक का जो शेप है, आकार है, वो भिन्न प्रकार का होता है। स्फेरॉइड, सिलेंड्रिकल, प्रिमेटिक, फ्यूजिफॉर्म, ओवल, कई तरीके का होता है। साइज़ की बात करें तो हर्टविग ने इसके लिए एक फॉर्मूला दिया था कि जो हैप्लॉइड मतलब जो केंद्रक है वो साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। उसके लिए फॉर्मूला दिया था NP=VN अपॉन VC माइनस VN। NP जहाँ पर न्यूक्लियो प्रोटीन इंडेक्स था, VN वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और VC वॉल्यूम ऑफ सेल। तो जो साइज था न्यूक्लियस का वो क्रोमोसोम की संख्या पर निर्भर करता था या उनकी प्लॉइडी की संख्या पर। हैप्लॉइड सेल का जो क्रोमोसोम होता था वो डिप्लॉइड सेल की अपेक्षा थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस मुख्यतः 4-5 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियर पोर, तीसरा न्यूक्लियर प्लाज्म, चौथा न्यूक्लियोलस और 5वां क्रोमेटिन फाइबर। इन सारी चीज़ों से मिलकर बनता है। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो इसको कैरियोथीका के नाम से भी जाना जाता है। इसको न्यूक्लियर एनवेलप भी कहा जाता है। ठीक है, यह डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जो साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म से अलग करता है। इसकी प्रत्येक मेम्ब्रेन जो है 75 से 90 एंगस्ट्रम मोटी होती है और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है जो लगभग 100 से 150 एंगस्ट्रम चौड़ा होता है। ठीक है, जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपोप्रोटीन नेचर की होती है, अर्थात लिपिड प्रोटीन्स की बनी होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की वो रफ होती है क्योंकि उस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अब हम बात करें न्यूक्लियर पोर की, तो न्यूक्लियर पोर को न्यूक्लियर ओपनिंग भी कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
इन पोर्स के द्वारा जगह जगह टूटी हुई रहती है, ब्रोकन रहती है, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियर पोर होते हैं, इनकी संख्या भिन्न भिन्न कोशिकाओं के केंद्रकों में भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि सी अर्चिन की oocytes में 40 से 80 न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं, ठीक है, 1 माइक्रोन स्क्वायर में। इसी तरीके से जो है इनका जो शेप होता है न्यूक्लियर पोर का, वो ऑक्टागोनल होता है और 600 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर होता है, ठीक है। और ये एक जो है सर्कुलर स्ट्रक्चर से चारों ओर से कवर रहता है, जिसको हम एनुलाई कहते हैं। एनुलाई और पोर दोनों मिल करके पोर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। इसके आउटर डायमीटर जो है एनुलाई की 1200 एंगस्ट्रॉम होती है, इनर डायमीटर लगभग 400 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। इसका फंक्शन मुख्यतः होता है वो होता है आयन एक्सचेंज का, और ये पाथवे होता है मतलब विभिन्न मॉलिक्यूल्स के, मैक्रो मॉलिक्यूल्स के एक्सचेंज का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के मध्य में। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की। इसको कैरियोलिम्फ या न्यूक्लियर शेप भी कहते हैं। यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस के बीच का क्षेत्र होता है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, अर्धपारगम होता है, अर्ध ठोस होता है, कणिकामय होता है, स्लाइटली एसिडोफिलिक भी होता है और ग्राउंड सब्सटेंस होता है। इसको मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसमें मुख्यतः ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सब्सटेंस पाए जाते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियो प्रोटीन्स पाई जाती हैं, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, एंजाइम, मिनरल्स और फैटी एसिड्स, ये सब पाए जाते हैं। अगर न्यूक्लिक अम्ल की बात करें तो डीएनए, आरएनए होता है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो न्यूक्लियो प्रोटीन जो है 2 तरह की होती हैं, एक तो बेसिक प्रोटीन, दूसरी एसिडोफिलिक प्रोटीन या एसिडिक प्रोटीन। एंजाइम्स भी मोस्टली वो एंजाइम्स पाए जाते हैं जो डीएनए के सिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जैसे डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, एनएडी सिंथेटिक। लिपिड्स भी पाए जाते हैं और स्टोनबर्ग ने 1937 में ये बात बताई थी, ठीक है। उसके बाद इसमें मिनरल्स, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम के अलावा क्रोमेटिन फाइबर पाए जाते हैं, जिनको इंटरफेज में देखा जाता है। और ये क्रोमेटिन फाइबर डेंसली जो है कॉइल्ड होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं और इनको स्टेन किया जा सकता है, ठीक है। इनको इंटरफेज में ही देख सकते। अब न्यूक्लियोलस लास्ट है। न्यूक्लियोलस, इसकी खोज जो है फोंटाना ने की थी। इसको बोमन ने नाम दिया था और ये लार्ज होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है, और मुख्यतः एसिडोफिलिक डेंस ग्रेन्यूल्स का बना होता है। न्यूक्लियोलस जो है स्पर्म सेल और मसल सेल्स में एब्सेंट होता है, ठीक है। कई कोशिकाओं के एक केंद्रक में एक से अधिक न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं, जैसे ओनियन सेल में 4 न्यूक्लियोलस, ओनियन सेल के केंद्रक में 4 न्यूक्लियोलस होते हैं। एम्फीबियंस की oocytes के केंद्रक में 2000 न्यूक्लियोलस, ह्यूमन सेल के केंद्रक में 5 न्यूक्लियोलस होते हैं। अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो न्यूक्लियोलस जो है मुख्यतः 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे ज़्यादा इसमें प्रोटीन लगभग 85%, आरएनए लगभग 10% और डीएनए लगभग 5% पाया जाता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें न्यूक्लियोलस के तो ये 3 रीजन से मिलकर बनता है। पहला तो धागानुमा क्षेत्र, दूसरा कणिकामय क्षेत्र और तीसरा एमोर्फस मैट्रिक्स क्षेत्र, ठीक है। जो धागानुमा क्षेत्र है वो डीएनए और प्रोटीन का मिलकर बना होता है। ग्रेनुलर रीजन आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और जो एमोर्फस मैट्रिक्स है, जिसे पार्स एमोर्फा भी कहते हैं, ये बसल पार्ट होता है, सबसे निचला हिस्सा होता है। ये फाइब्रस और ग्रेन्यूल्स अर्थात कण और धागों का मिलके बना होता है। न्यूक्लियोलस को केंद्रक या कोशिका की राइबोसोम की फैक्ट्री भी कहते हैं। इसके मुख्य फंक्शन है वो राइबोसोम का निर्माण करना, ठीक है। कुछ स्थानों पर हेट्रोक्रोमेटिन को स्थूलित होने के कारण ये कण बना लेता है, जिन्हें कैरियोसोम भी कहते हैं या हेट्रोसेंटर का क्रोमोसेंटर कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो
अगर हम बात करें न्यूक्लियस की अब, तो न्यूक्लियस जो है बेसिकली जेनेटिक कंट्रोल करता है, ग्रोथ करता है सेल की और मेटाबॉलिज्म में सहायता। लार्जेस्ट मतलब ये से क्लोरोप्लास्ट लार्जेस्ट ऑर्गन है और सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन जो है माइटोकॉन्ड्रिया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन है वो केंद्रक है। कैरियोलॉजी केंद्रक के अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है। फंक्शन अगर हम केंद्रक के देखें तो जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करना, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भेजना, सेल डिवीजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, ये सब जो है इसके लक्षण हैं, ठीक है। केंद्रक का एक जो है ये स्ट्रक्चर है, तो इसको हम लोग अगर गौर से देखेंगे तो ये सारे इसके जो पोर्शन मैंने अभी आपको बताए वो हैं। और अगर स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो उसको शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।